हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। मैंने बताया था कि ये लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। आज मैं उसके कुछ जो थियोरेटिकल पोर्शन है और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको दिखाते भी चलता हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब आप समझते हैं, हाइड्रो मतलब होता है एक्चुअली एक्वस या वाटर, है ना। तो वाटर के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर, एक्चुअली ये इसलिए ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि जो एक्सेसिव प्रेशर एक्सर्ट होता है सॉल्यूशन साइड ड्यू टू द फ्लो ऑफ एक्वस, ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर, हम बाद में उसी को इक्विलिब्रियम स्टेट में ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक वर्ड भी यूज किया गया है। हाइड्रोस्टैटिक वर्ड देख पा रहे होंगे आप, है ना। डिफिनीशन के हिसाब से मैंने कहा था कि द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। या फिर मैंने ये भी कहा था द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स ओवर द एसपीएम ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। तो जब ऑस्मोसिस होता है किसी दो अलग अलग सॉल्यूशनों के बीच में जो कि सेपरेट होते हैं एसपीएम के थ्रू, तो वहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो तब तक बना रहता है जब तक कि प्रेशर का डिफरेंस होता है। तो जो प्रेशर का डिफरेंस है, अगर उतना प्रेशर हम मेंटेन कर दें तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो वैल्यू है जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के फ्लो को रोक देगी वही ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, ठीक है। तो आप कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस देखते चलते हैं हम लोग, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस देख पा रहे हैं आप लोग। ऑस्मोसिस हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है और उसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए, एसपीएम होना ही चाहिए। द प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू एसपीएम। जबकि डिफ्यूजन में कोई ज़रूर नहीं है। वो मैंने क्या बताया था आपको, वो एक तरह का इंटरमिक्सिंग है। और इंटरमिक्सिंग है इसका मतलब ही हुआ कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें किसी भी तरह का एसपीएम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का किस में, ऑस्मोसिस में। जबकि डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों का मूवमेंट हो सकता है। ऑस्मोसिस को हम रोक सकते हैं अगर उतना ही हम लोग प्रेशर दूसरे साइड, अपोजिट साइड एक्सर्ट कर दें। तो इवन इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अपोजिट साइड लगा दिया जाए तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक टॉपिक भी है, लास्ट में अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। जबकि डिफ्यूजन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ना तो स्टॉप कर सकते हैं। ये इंटरमिक्सिंग है जो कि नेचुरली होता ही रहता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप समझिएगा। एसपीएम के एग्जाम्पल मैं दिखाते चलूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, नेचुरल एग्जाम्पल होते हैं एनिमल या प्लांट के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है नेचुरल एसपीएम, वो एक्चुअली होता है पिग्स ब्लैडर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल, ध्यान रखिएगा, ये लर्न रखेंगे, ठीक है। पिग्स ब्लैडर होता है। आर्टिफिशियल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं। पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड, सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये आर्टिफिशियल एसपीएम होते हैं जो कि कॉमनली आजकल यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक एसपीएम के एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन बाद में मैं आपको थोड़ा और दिखाऊं। यहाँ देखिए, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को मैंने एसपीएम के थ्रू यहाँ पे देखिए ना सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। जो नेट फ्लो है आप मॉलिक्यूल्स का, कौन से मॉलिक्यूल का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है क्योंकि सॉल्यूशन में प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, पाई। दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पाई प्रेशर ज़्यादा है। यही पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से एक्सर्ट हो रहा है ओवर द एसपीएम। और यही प्रेशर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, फ्लो करने दे रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल तब तक फ्लो होता रहेगा सॉल्यूशन की तरफ जब तक कि ये पाई जो प्रेशर है वो इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन क्या हो रही है, ये वाटर गेन कर रहा है, वाटर गेन कर रहा है, ठीक है। और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। और जो यहाँ प्रेशर लग रहा है इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 3 अलग अलग तरह के सॉल्यूशन के बारे में बताया था।
मैंने कहा था आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें इस वर्ड के हिसाब से आप समझ पाएंगे, आइसो का मतलब होता है सेम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, और हाइपो का मतलब होता है लेस, कम, ठीक है। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है उसके पार्टिकल के नंबर पर, अमाउंट पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो अलग अलग सोल्यूशन हैं और दोनों सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, दोनों सोल्यूशन में इक्वल मोल ऑफ पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो उनको कंसंट्रेशन में क्या बोलेंगे, हम उन्हें बोलेंगे इक्वी मोलर कंसंट्रेशन, हम उन्हें बोलेंगे इक्वी मोलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन। और अगर दो सोल्यूशनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो उनमें उस पर लगने वाला जो पाई है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो भी बराबर होगा। और ऐसे दो सोल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं आइसोटोनिक। मतलब टू सोल्यूशन हैव सेम कंसंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर, दे मस्ट हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दस इक्विमोलर सोल्यूशन एट सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ, दो सोल्यूशन जिसमें नेट फ्लो नहीं होगा, नेट फ्लो नहीं होगा किसी तरफ, क्योंकि दोनों तरफ के जो प्रेशर हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हैं, उनकी वैल्यू बराबर है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बराबर क्यों है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। इक्विमोलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। एग्जाम्पल के लिए हमारे ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है वो नियरली 0.9% W/V, मतलब कि वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे आप, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, NCERT की लाइन, इसमें बोर्ड्स में इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 0.9% W/V NaCl सोल्यूशन या सलाइन सोल्यूशन ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है। इसलिए हम जब भी ब्लड में किसी मेडिसिन को इंसर्ट करते हैं तो उसमें जो NaCl का घोल, जो पानी का घोल होता है, ठीक है, नमक पानी का घोल, वो 0.9% रखना होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो डायग्राम से भी कि π1 = π2 है आइसोटोनिक सोल्यूशन। हमारे पास दो अलग अलग सोल्यूशन है जिसमें नेट फ्लो की वैल्यू क्या है, 0 है। जबकि अगर इफ सोल्यूशन हैज़ मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी भी सोल्यूशन के पास अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, देन अदर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब सोल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, जबकि दूसरा वाला जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम है, हम उन्हें हाइपोटोनिक बोलते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ही हो गया कि वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं इसको, तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि ये SPM है। नेट फ्लो जो है वो इस तरफ से, अगर मैं इसको कहूँ A साइड, इसको बोलूँ मैं B साइड, तो A साइड से B साइड की तरफ नेट फ्लो वाटर मॉलिक्यूल का हो रहा है। और ये वैल्यू क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे π1, मतलब कि जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो ज़्यादा है किससे, π2 से। ठीक है, और कंसंट्रेटेड, ये सोल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। और ये सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन। डाइल्यूटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मोर वाटर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, लेस वाटर कंसंट्रेशन। सो द फ्लो ऑफ वाटर मस्ट बी फ्रॉम मोर वाटर कंसंट्रेशन टू लेस वाटर कंसंट्रेशन ड्यू टू ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर इन द अदर साइड। ठीक है, तो जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, हम उन्हें बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जहाँ पे क्या, हम उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस, इस सोल्यूशन के लिए ये वैल्यू कहलाएगी एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है कि वाटर का जो फ्लो है अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। एक्सोऑस्मोसिस, यहाँ से यहाँ चला जा रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए इसको समझिए कि अगर जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिखाया था कि 0.9% W/V NaCl सोल्यूशन ब्लड सेल के साथ होता है इक्विमोलर में, आइसोटोनिक में, तो अगर मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है, मान लीजिए 0.9% W/V NaCl से इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू होगी तो इसमें अगर हम ब्लड सेल डालेंगे,
ब्लड सेल डालेंगे तो ब्लड सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। क्या करेगा, श्रिंक करेगा, क्योंकि ये सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है 0.9% से ज़्यादा हाइपरटोनिक है। तो ऐसे में यहाँ पे ब्लड सेल श्रिंक कर जाएगा। और अगर ये 0.9% से कम है मान लेते हैं, तो इसमें ब्लड सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस के हिसाब से इसको समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, भूल जाएंगे आप। ठीक है, तो श्रिंक कर जाएगा और स्वेल कर जाएगा, इसको समझिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसमें ब्लड सेल डालता हूं तो ब्लड सेल माना जाएगा 0.9% सोल्यूशन का, और ये सोल्यूशन क्या है 0.9% से ज़्यादा है, तो ब्लड सेल चला जाएगा किस समय, उसमें हाइपोटोनिक में। तो ब्लड सेल हाइपोटोनिक अगर हुआ तो श्रिंक करेगा। और अगर इसमें मैं ब्लड सेल डालता हूं और इसका कंसंट्रेशन 0.9% से कम है, तो ब्लड सेल माना जाएगा हाइपरटोनिक का, और ब्लड सेल क्या होएगा, स्वेल होएगा। ठीक है, तो जो भी सबस्टेंस, जो भी जैसे एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो पिकल्स होते हैं कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन में डालने पर श्रिंक कर जाते हैं, श्रिवल हो जाते हैं, उसका रीज़न वही है कि पिकल्स या कोई भी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो रेसिन्स होते हैं, रेसिन्स है ना, तो अगर कंसनट्रेटेड हाईली कंसनट्रेटेड NaCl सोल्यूशन में रेसिन्स डाला जाए तो और श्रिंक कर जाएगा, चूंकि रेसिन पहले से ही श्रिंक किया होता है। तो आप ऐसे में आप दूसरा कोई एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे आप लोग यूज करते हैं ग्राम, चना पानी में डालने पर स्वेल होता है, इसका मतलब चना के अंदर पानी कम है, जबकि बाहर पानी ज़्यादा है, तो बाहर से पानी अंदर चला जाता है चना में, ग्राम में, और वो क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है। हम इसे क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। मतलब चने के अंदर का सोल्यूशन का कैसा क्या माना जाएगा, हाइपरटोनिक, और पानी क्या माना जाएगा, हाइपोटोनिक माना जाएगा। ठीक है, क्लियर बात हो रही है। चलिए चलते हैं फार्मूले की तरफ। वान टॉप इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वान टॉप ने एक क्वेश्चन दिया था, उन्होंने माना था कि जो आइडियल गैस होते हैं, आइडियल गैस के ही तरह जो उसके गैस के पार्टिकल जो हैं कंटिन्यूसली रैंडमली मोशन करते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसी गैसों की तरह ही जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं या वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं, उनके सल्यूट के पार्टिकल भी रैंडमली क्या करते हैं, वो अपने कंटेनर के वाल से या SPM पे लगातार प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन में भी या वुड भी हमको मुझे लगता सही रहेगा, वुड बी सिमिलर टू द ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो। तो ऐसे में आइडियल गैस इक्वेशन से PB = nRT आप जानते हैं फार्मूला, P = NYV करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन होता है, तो P = C हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वॉल्यूम = क्या होता है, कंसंट्रेशन, CRT हो जाएगा। C की जगह पे हम लोग मोलरिटी भी लिख सकते हैं। अब चूंकि P जो है प्रेशर जो है ये गैसों का प्रेशर है, सिमिलर टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे पाई से, पाई = CRT या पाई = MRT, जहाँ पे M का मतलब मोलरिटी है। ध्यान रखेंगे वॉल्यूम लीटर में होता है। ठीक है, चूंकि C मतलब मोलरिटी = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम मीन्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, जो कि वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, तो इसको W2/M2 लिख सकते हैं। मोल का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो W2/M2 × V, और ये RT हो जाएगा। R यहाँ पे गैस कांस्टेंट, T गिवन टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले से हम पाई निकाल सकते हैं या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे पास एक एडिशनल फार्मूला है, इसका यूज करेंगे आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, कंपटीशनों में काम आएगा, बोर्ड में तो काम नहीं आता, बट कंपटीशन में काम आएगा ये। ठीक है, कंपटीशंस के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूशन। अगर हमारे पास दो अलग अलग सोल्यूशन है और हमें उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ध्यान रखेंगे पहला कंडीशन, इफ टू सोल्यूशन ऑफ सेम सबस्टेंस आर मिक्स्ड, सेम ही सबस्टेंस है, सेम सबस्टेंस है और इक्वल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है दोनों सोल्यूशन में, तो ऐसे में दोनों सोल्यूशन को अगर मिक्स कर देते हैं तो रिजल्टेंट सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा π3, हम उसे निकाल सकते हैं। ये पहले सोल्यूशन का π1 और V1, ऑस्मोटिक प्रेशर पहले सोल्यूशन का, V1 पहले सोल्यूशन का, दोनों को मिक्स करके निकाल सकते हैं, π3 निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूट हैं और उनके नंबर ऑफ मोल्स N1 और N2 हैं और उनके वॉल्यूम V1 और V2 हैं, तो ऐसे में जो रिजल्टेंट हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो निकालेंगे हम π = π1 + π2 करके, और इसके लिए हमको वान टॉप फार्मूला निकालना पड़ता है N1 I1 RT अपॉन V1 V2 करके। ये जो फार्मूला है I1 और I2 यहाँ पे वान टॉप फैक्टर है, जो अगले टॉपिक में आपको समझाया जाएगा, तब तक ये फार्मूला नोट करेंगे। I1 I2 निकाल के मैं आपको समझाऊंगा कैसे निकालते हैं वान टॉप। ठीक है, फैक्टर
इस फैक्टर की हेल्प से आप आसानी से रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल पाएंगे फॉर टू डिफरेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट वॉल्यूम V1 एंड V2। फार्मूला क्या है? पाई इक्वल टू N1I1 प्लस N2I2 अपान V1 प्लस V2 इंटू RT है। ठीक है, ये फार्मूला है जहाँ पे पाई रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये हम तभी लगाएंगे जब दो अलग अलग सॉल्यूट होगा, दो अलग अलग वॉल्यूम होगा, दोनों को मिला दिया जाएगा और रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर में निकालना रहेगा तब। ठीक है, ये कंपटीशन में काम आएगा आपके, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन है प्रोटीन का जिसमें 1.26 ग्राम प्रोटीन है। उसके द पाई ऑफ द सोल्यूशन, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power -3 bar। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। हमको प्रोटीन का मोलर मास निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप फार्मूला लगाते हैं तो आपको पता है फार्मूला का मतलब है पाई इक्वल टू CRT। C का मतलब कंसंट्रेशन है या मोलरिटी है। R गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू रखने में बड़ा थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। चूँकि इस समय बार है, वॉल्यूम लीटर में यूज किया जा रहा है और टेम्परेचर केल्विन में है, इसलिए R की वैल्यू 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे आप क्या करेंगे, 0.083। ठीक है, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। इसका एक और वैल्यू होता है जो आपने यूज किया होगा क्या नाम है गैसियस स्टेट में 8.314, वो प्लीज़ यहाँ यूज मत करिएगा। ठीक है, चलिए सोल्यूशन लगाते हैं तब। क्वेश्चन फर्स्ट, सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि गिवन हमारे पास क्या क्या दिया है। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन, वॉल्यूम की वैल्यू दी है 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसे कन्वर्ट करेंगे तो आप बोलेंगे कि 0.2 लीटर। ठीक है, प्रोटीन 1.26 WT, प्रोटीन का मास दिया है 1.26 ग्राम। प्रोटीन का मोलर मास हमसे पूछ रहा है, M2 की वैल्यू पूछा जा रहा है। पाई की वैल्यू दी गई है 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार। कैलकुलेट मोलर मास। ठीक है, आर की वैल्यू हम लोग रखेंगे R इक्वल टू 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, या फिर पाई इक्वल टू आप फार्मूला क्या रखेंगे W2 अपान M2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर और RT। ठीक है, हमको निकालना क्या है M2, देयरफॉर M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू हो जाएगा W2 RT अपान पाई इंटू V हो जाएगा। अब डब सबकी वैल्यू रखते जाइए, वैल्यू रखिए। तो वैल्यू रखेंगे तो W2 की वैल्यू दी गई है 1.26, R की वैल्यू है 0.083, टेम्परेचर की वैल्यू मैंने नोट नहीं किया, टेम्परेचर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था, टेम्परेचर की वैल्यू मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ 300 केल्विन। टेम्परेचर की वैल्यू दिया गया है 300 केल्विन, टेम्परेचर की वैल्यू है 300 केल्विन अपान पाई की वैल्यू 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार और वॉल्यूम की वैल्यू 0.2 है। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका निकल जाएगा मोलर मास की वैल्यू। मैं सॉल्व करके आपको लग करके दिखाता हूँ। ठीक है, वेट, आंसर आ गया 61038। ठीक है, 6000 नहीं है, 61,038.9 ग्राम पर मोल वैल्यू है। मोलर मास ऑफ प्रोटीन जिसका घोल था उसका मोलर मास हमने निकाल लिया है। ठीक है, मोलर मास निकालने के लिए आता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन, थोड़ा उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 मिलीमीटर। ठीक है, 50 ग्राम ऑफ द यूरिया इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। अरे ये तो रिलेटिव लोअरिंग का लग रहा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग का भी क्वेश्चन लग रहा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम लोग लगाएंगे, लिखा हुआ है अब 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर
इज आइसोटोनिक विथ 0.877% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। आइसोटोनिक का मतलब समझ रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर केन शुगर सोल्यूशन का यूरिया सोल्यूशन का क्या होगा, इक्वल होगा। कैलकुलेट द मालिकुलर मास ऑफ यूरिया इफ द मालिकुलर मास ऑफ केन शुगर इज 342। तो यूरिया का मालिकुलर मास पूछ रहा है और केन शुगर का मालिकुलर मास दिया हुआ है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हमारे पास कंसंट्रेशन है सोल्यूशनों का, और चलिए चलते हैं और लगाते हैं, ठीक है, और पता करते हैं कि कंसंट्रेशन के हिसाब से कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। आइए, सबसे पहली बात कि हम लोग जब गिवन की तरफ बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि हमारे पास दिया है 5% केन शुगर, ठीक है। केन शुगर समझते हैं आप लोग, ठीक है। तो शुगर या केन शुगर का हमारे पास सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है 5%, ठीक है, विथ 0.877% आइसोटोनिक किसके साथ है, यूरिया के साथ। यूरिया का हमारे पास कंसंट्रेशन है 0.877%, ठीक है। कैलकुलेट द मालिकुलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मालिकुलर मास हमसे पूछ रहा है। मान लीजिए हमने मालिकुलर मास इसका मान लिया m, यूरिया मान लिया, या ठीक है। हमसे केन शुगर का मालिकुलर मास दिया हुआ है, शुगर हमारे पास है 342, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि इसका मालिकुलर मास, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, प्लीज़ थोड़ा आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में करना क्या था, क्वेश्चन में करना ये है, आपको पता है कि जब सोल्यूशन आइसोटोनिक होता है तो पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है, पता है आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए शुगर के हिसाब से पाई 1 होगा तो यूरिया के हिसाब से क्या होगा, पाई 2 होगा। तो C1 और C2 RT होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एट गिवन टेम्परेचर, और R की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। लेकिन सोल्यूशन आइसोटोनिक है, ऐसे में पाई 1 और पाई 2 भी क्या होगा, बराबर होगा। मैंने बताया हुआ है आपको, अगर पाई 1 पाई 2 बराबर होगा, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, C1 इक्वल टू C2 हो गया। अब C1 का मतलब क्या होता है, C1 का मतलब होता है मालिकुलर मास, ठीक है। तो मान लीजिए इसको आपने कहा W1, ठीक है, या आप कह सकते हैं W शुगर, मतलब जो भी आप चाहें, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है M1, ठीक है, और इंटू क्या होता है, वैल्यूम होता है फाइनल है। और यहाँ पे क्या होता है W2 मान लेते हैं अगर C2 के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप, M2 इंटू क्या बोलेंगे, वैल्यूम होता है। इसको V1 और V2 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक साइड आपका यूरिया का है, मैंने मान लीजिए इसको यूरिया, कोई एक साइड आपका शुगर का है, ठीक है। अब W1 W2 की वैल्यू आपके पास है, 5% का मतलब होता है 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, क्लियर बात हो रही है। 5% का मतलब 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। तो W1 की वैल्यू क्या करेंगे आप, 5 रखेंगे, ठीक है। यूरिया का मोलर मास आपको पूछ रहा है, 100 ग्राम सोल्यूशन का मतलब आप बोलेंगे इसको कि आप इसे कन्वर्ट करेंगे 0.1 हो जाएगा, जो कि लीटर के हिसाब से लिखना है तो करेंगे 0.1 हो जाएगा, ठीक है। और W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, हाँ ठीक है, सही कर रहा हूँ, नहीं M1 की वैल्यू, शुगर यह साइड यूरिया माना है, ठीक है। तो यूरिया का कंसंट्रेशन 0.877 है ना भाई, बता भी नहीं रहे आप लोग, हाँ बस चुपचाप सुनते हैं, बोलते नहीं हैं। बीच में बोल दिया करिए कि सर 0.877 है, तो 0.877% हो गया, ठीक है। अब इसका क्या है, शुगर का है 5 अपन क्या हो जाएगा, मालिकुलर मास इसका दिया है 342, और वैल्यूम तो यहाँ पर भी 0.1 ही होगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करके आपको निकालना क्या, M1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने सॉल्व कर लिया है, M1 की जो वैल्यू है वो आई है 59 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही है, 60 के आसपास, 0.1 यहाँ से भी कट जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ करेंगे 0.877 इंटू 342 अपान 5 करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 59.987, और ग्राम में आएगी, पर मोल आएगी, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका कंसंट्रेशन या मालिकुलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे घर पे आप, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखिए आप, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1.08 ग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते रहिए और सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगले जितने भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, वो मैं आपको, बस आप समझ लीजिए कि हम लोग लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं। पिछले वीडियोस जो आपने नहीं देखे हैं, चूँकि आप देखेंगे नहीं तब तक ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ये लास्ट का टॉपिक चल रहे हैं।
तो पिछले वीडियोज़ अगर क्लियर न हुए हो तो उसको एक बार और देखिए और उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कोई डाउट हो तो मुझे बताते रहिए जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। क्वेश्चन ये देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, एक क्वेश्चन ये भी देखिए, ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 8.21 एटमॉस्फेयर। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते देखते ये समझते रहिए कि हम लोग अब लास्ट टॉपिक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना सिखाऊंगा और करेक्शन दिखाऊंगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में करेक्शन कैसे होते हैं। उस करेक्शन के बाद हम लोग इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स, कम्यूटेटिव न्यूमेरिकल्स, कुछ MCQ वगैरह भी सॉल्व करेंगे, तब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल लगा के घर पे प्रैक्टिस करिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़िए। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स हो तो उसको मुझे बताते रहिए, ठीक है। थैंक यू।